जय हिंद। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में इंट्रोडक्शंस, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 1 था। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम बात करेंगे डिफॉर्मेशंस ऑफ बॉडी, डिफॉर्मेशंस ऑफ बॉडी ड्यू टू लोडिंग। लोडिंग के कारण डिफॉर्मेशन किसी बॉडी में क्या होगा, कितना होगा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि ये हमारी बॉडी है, इस पर फोर्स लगा P, इसका लेंथ जो है वो L है। अगर इसका एरिया A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इस केस में जो होगा स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, P अपॉन एरिया होगा। और जो यंग्स मॉडुलस होगा, जो हमें पता है, वो क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो स्ट्रेस की जगह पे हम लिख सकते हैं P अपॉन एरिया इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम स्ट्रेन लिखना चाहें तो हम स्ट्रेन लिख सकते हैं P अपॉन A इंटू ई लिख सकते हैं। यहाँ से जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा L अपॉन L इक्वल्स टू P अपॉन A इंटू ई हो जाएगा। यहाँ से अगर हम डिफॉर्मेशंस लिखना चाहें, यानी कि डेल्टा L लिखना चाहे, तो उसको हम लिख सकते हैं PL अपॉन A इंटू ई। ओके, तो ये होता है हमारा डिफॉर्मेशंस। जो ये डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू लोडिंग। लोडिंग के कारण कितना डिफॉर्मेशंस हुआ, वो हुआ PL अपॉन AE। P जो हमारा हुआ फोर्स हुआ, L हमारा क्या हुआ, लेंथ, A क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और E क्या हुआ, तो ये हमारा यंग्स मॉडुलस है, जो हमें पता ही है। ये हो गया हमारा डिफॉर्मेशंस ऑफ द बॉडी ड्यू टू लोडिंग। लोडिंग के कारण डिफॉर्मेशंस क्या होगा, PL अपॉन A, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि इसका हम आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं डिफॉर्मेशंस ऑफ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट। मतलब सेल्फ वेट के कारण डिफॉर्मेशंस कितना होगा, उसके बारे में। ड्यू टू सेल्फ वेट, तो सेल्फ वेट के कारण जो डिफॉर्मेशंस होगी हम दो बार में निकालेंगे। पहला हमारा होगा रेक्टेंगुलर बार, और दूसरा हमारा होगा वो होगा कॉनिकल बार। कॉनिकल बार होगा, तो पहला हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर बार के केस में। अगर हम रेक्टेंगुलर बार के केस में बात करेंगे तो हम मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बार है जो ऊपर से फिक्स है, मतलब कुछ इस तरीके से है, और ये हमारा है रेक्टेंगुलर बार। मान लेते हैं कि स्ट्रिप हमने मान लिया जिसका थिकनेस जो है वो dx है, और वो नीचे से x डिस्टेंस पे है। इसका थिकनेस कितना है, dx, और नीचे से x डिस्टेंस पे है। इसका टोटल लेंथ जो है वो L है, बार का टोटल लेंथ L है। अगर हम देखें तो जो अगर इसका स्पेसिफिक वेट गामा है, स्पेसिफिक वेट गामा है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा हमारा गामा इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा एरिया इंटू dx होगा। बिल्कुल एरिया इंटू dx हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसका वॉल्यूम हो जाएगा इस स्ट्रिप का। और यहाँ से फिर हमारा वॉल्यूम निकल गया, तो यहाँ से हम वेट निकाल सकते हैं। वेट बराबर क्या हो जाएगा, गामा इंटू A इंटू dx लिख सकते हैं। अब यहाँ से वेट हमारा जब निकल गया तो हम जानते हैं डिफॉर्मेशन बराबर क्या होता है, PL अपॉन AE होता है। यहाँ पे P का मान कितना हो गया, W बराबर क्या हो जाएगा, गामा इंटू A इंटू dx, और लेंथ क्या हो जाएगा, तो हमने स्मॉल स्ट्रिप का लेंथ कितना माना है, x माना है,
तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा अपॉन ए कितना होगा ए, और ई कितना होगा, ई तो है ही, तो ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया गामा एक्स इंटू डी एक्स हो गया अपॉन ई हो गया। यहाँ से अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से एल तक डेल्टा एल को, और 0 से एल तक इसको भी डिफॉर्मेशन इंटीग्रेट कर देंगे तो गामा एक्स अपॉन ई इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा एल इक्वल्स टू गामा अपॉन ई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से एल। यहाँ से अगर डेल्टा एल अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा एल यहाँ से आ जाएगा गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e। जो गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e जो है ये हमारा है डिफॉर्मेशंस ड्यू टू सेल्फ वेट, और ये रेक्टेंगुलर बार के केस में, या फिर हम इसको लिख सकते हैं रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2e, जहाँ पे रो क्या है, रो हमारा डेंसिटी है और जी हमारा जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पे गामा क्या है, गामा है स्पेसिफिक वेट, मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम गामा कहते हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ पी एल अपॉन ए ई, मतलब जो डिफॉर्मेशन हमने लोड के कारण निकाला था उसका आधा होता है डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। तो ये भी क्वेश्चन खास करके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि जो डिफॉर्मेशंस है सेल्फ वेट के कारण वो जो है लोडिंग के केस में किस तरीके का होता है। तो लोडिंग का ये आधा होता है, सेल्फ वेट में आधा डिफॉर्मेशंस होता है लोडिंग के कंपैरिजन में, तो ये आप याद रखिएगा। ये हमारा रेक्टेंगुलर बार के केस में हो गया डिफॉर्मेशंस ड्यू टू सेल्फ वेट के कारण। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉनिकल बार में डिफॉर्मेशंस किस तरीके से होता है सेल्फ वेट के कारण से। चलिए अब हम बात करते हैं कॉनिकल बार के केस में जो है डिफॉर्मेशंस कितना होगा सेल्फ वेट के कारण, उसमें बात कर लेते हैं। कॉनिकल बार के केस में बात करेंगे तो मान लेते हैं क्या ये हमारा कॉनिकल बार है, यहाँ पे हमारा ये हमारा कॉनिकल बार है जो कि ऊपर फिक्स है इस तरीके से, और इसका जो लेंथ है वो एल है। मान लेते हैं कि स्ट्रिप जो है ये बीच में, जिसका थिकनेस जो है वो dx है, और ये नीचे से x डिस्टेंस पे है। यहाँ से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसका, वेट का। वेट क्या होगा, वेट हमारा गामा इंटू वॉल्यूम होगा। ये तो हमने रेक्टेंगुलर बार के केस में ही आपको बताया था। वॉल्यूम हमें निकालना होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इस स्ट्रिप का देखें तो ये एक शंकु है, और शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो मान लेते हैं इसका रेडियस जो होगा आर एक्स होगा। चलिए इसको हम अच्छे से बना लेते हैं। जैसे कि हमने जो स्ट्रिप माना है, ये हमारा स्ट्रिप है, जिसका थिकनेस dx है, और इसकी जो रेडियस है हमने माना आर एक्स है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा x, क्या होगा इंटू x, क्योंकि हाइट कितना है वो x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। ओके, 1/3 पाई स्क्वायर x इंटू पाई आर एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो जो हमारा डेल्टा एल होता है वो क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई होता है। यहाँ पे देखें तो p का मान कितना हो गया, गामा इंटू 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन हो जाएगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के केस में पाई आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू ई हो जाएगा, तो पाई एक्स स्क्वायर पाई आर एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ से हमारा हो जाएगा डेल्टा एल गामा बाय 3e इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करते 0 से एल तक तो डेल्टा एल हो जाएगा हमारा 0 से एल गामा बाय 3e इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लिखें तो डेल्टा एल बराबर लिख सकते हैं यहाँ से हम क्या,
लिख सकते हैं गामा बाई 3 ई इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू 0 से एल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा एल अगर निकाले तो गामा एल स्क्वायर अपॉन द 6 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं रो जी एल स्क्वायर अपॉन द 6 टाइम्स ऑफ ई हो जाएगा। ये भी हम लिख सकते हैं, जहाँ पे जो रो है वो डेंसिटी है और बाकी के बारे में तो आपको पता ही है, एल जो लेंथ है। तो ये हमारा डिफॉर्मेशंस है कॉनिकल बार के केस में, अगर हम सेल्फ वेट के कारण डिफॉर्मेशंस देखेंगे तो। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस का सॉल्व कर लेते हैं ताकि कुछ आइडिया मिल जाए कि कैसे हुआ। चलिए अब हम एक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है अ लोड ऑफ 5 किलोन्यूटन is applied with help of a steel wire. Find the minimum diameter of the steel wire. स्टील वायर का हमारा डायमीटर्स निकालना है। एंड इफ़ द स्ट्रेस इज़ नॉट एक्सीड 100 MPa, जो स्ट्रेस है वो 100 MPa से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा अगर हम देखें यहाँ पे तो जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है P अपॉन एरिया होता है। तो हमें यहाँ से एरिया निकालना होगा P अपॉन सिग्मा, फिर यहाँ से 5 × 1000 अपॉन सिग्मा 100, यहाँ से 10 हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 50 mm²। यहाँ से एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर d की बात करें तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50 × 4 अपॉन द पाई हो जाएगा। यहाँ से जो d हो जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ स्टील वायर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसको अगर हम कर लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 200 अपॉन पाई। 7.98 mm, 7.98 mm हमारा डायमीटर्स हो जाएगा स्टील वायर का। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें कुछ और आइडियाज़ मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है hollow steel tube 3.5 meter long has external diameter of 120 mm. In order to determine the internal diameter, the tube was subjected to a tensile load of 400 kilonewtons and extension was measured to be 2 mm. If the modulus of elasticity for the tube material is 200 GPa, determine the internal diameters of the tube. ट्यूब का इंटरनल डायमीटर्स निकालना है जिसका लेंथ जो है लगभग 3.5 मीटर लेंथ है और इसकी जो एक्सटर्नल डायमीटर्स है वो 120 mm है। निकालना है हमारा इंटरनल डायमीटर्स मान लेते हैं स्मॉल डी, जो कि हमें निकालना है। एंड जो इसका टेंसाइल लोड है, जो लोड है वो हमारा 400 किलोन्यूटन दिया हुआ है और जो एक्सटेंशन है वो हमारा 2 mm दिया हुआ है। जहाँ पे जो हमारा ई जो दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो है हमारा 200 GPa दिया हुआ है। 200 GPa को हम लिख सकते हैं 200 किलोन्यूटन पर mm² भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमें निकालना है स्मॉल डायमीटर्स। डेल्टा एल बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था PL अपॉन ए होता है लोडिंग के केस में। तो यहाँ से हमें ए निकालना होगा, A इक्वल्स टू PL अपॉन डेल्टा एल इंटू ई। यहाँ से A इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं P का मान कितना है 400 इंटू अगर 3.5 मीटर लॉन्ग है तो मीटर को अगर mm में बदलेंगे तो 3500 हो जाएगा अपॉन डेल्टा एल mm में है और ई कितना है 200 किलोमीटर पर mm²। 200 दूनी ये कट गया तो यहाँ से आ जाएगा 3500 mm²। तो हमारा जो एरिया है ट्यूब का वो होगा 3500 mm² होगा। अब यहाँ से एरिया बराबर क्या होता है तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू 3500 mm² हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको अच्छे से सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं d² माइनस d² इक्वल्स टू 3500 × 4 अपॉन पाई। या फिर इसको हम d का मान निकालें तो क्या लिख सकते हैं d² माइनस 3500 × 4 अपॉन पाई और इस पर रूट आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम d का मान वैल्यू का पुट करें तो हो जाएगा हमारा 120। तो इसको वैल्यू को अगर पुट करते हैं 120 का क्या हो जाएगा 120 का स्क्वायर माइनस 3500 × 4 अपॉन द पाई। यहाँ से अगर हम इंटरनल डायमीटर्स ऑफ स्टील ट्यूब को बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा
120 का स्क्वायर, सॉरी 120 का स्क्वायर माइनस 3500 इंटू 4 अपॉन पाई। तो ये हमारा हो जाएगा 99.71 mm जो डायमीटर्स है, इंटरनल डायमीटर्स 99.71 mm हो जाएगा, इंटरनल डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब। ओके, ये हमारा डायमीटर्स हो जाएगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, चाहे किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो आप इसको कमेंट में लिखिए जो भी क्वेश्चंस है, या फिर मेरा ईमेल दिया होगा अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे जाके मुझे ईमेल कर सकते हैं और 24 आवर्स के अंदर आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई चला जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।